नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां थाना कंबल क्षेत्र में लव जिहाद के मामले में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर नाबालिग किशोरी को बरामद कर 2 जिहादियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी तमूल खान और साहिल खान ने नाबालिग युवती को लव जिहाद में फंसाकर फरार कर दिया था। बता दें कि पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने युवती का मेडिकल प्रशिक्षण कराया और आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू की है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता पर ध्यान दिया है। नाबालिग अपहृत किशोरी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बरामद कर 2 लव जिहादियों को गिरफ्तार किया है। बात करने के लिए मौजूद है पुलिस अधीक्षक आरती सिंह की। किस तरह कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा? देखिए, थाना क्षेत्र कंपल से घटना संज्ञान में आया था, जिसमें एक नाबालिग लड़की थी, वो किसी मुस्लिम युवक के साथ चली गई थी। उस पर तत्काल पुलिस द्वारा त्वरित एक्शन किया गया, मुकदमा लिखा गया। उस लड़की को 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया गया और जो अभियुक्त हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ जारी है और इस पर जल्द ही आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद में महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ श्रृंगारामपुर में शिवरात्रि महोत्सव के दौरान जुटी है। वहीं जिले के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु कावड़ यात्रा लेकर यहां गंगा जल भरने के लिए पहुंच रहे हैं। जिलाधिकारी ने सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं, जिसमें नाविक और गोताखोर की सूची तैयार करने, ड्रोन से निगरानी करने, पीने के पानी के टैंकर और शौचालय की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। साथ ही खोया पाया केंद्र बनाने का भी आदेश दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम किए जा रहे हैं। आप जनपद में लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री श्रद्धालु आते हैं। सही कह रहे हैं। यहाँ श्रृंगारामपुर में लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। इसके बाद जल भरकर भिंड, मुरैना, दतिया, ओरछा सब जगह जाते हैं, झांसी, और यह संख्या लगभग 1.5 से 2 लाख हो जाती है। आज कल परसों मतलब 12, 13, 14 को काफी भीड़ रहती है। 200, 250, 300 किलोमीटर की यात्रा तय करके श्रद्धालु आते हैं। श्रृंगारामपुर में वही व्यवस्था देखने के लिए कल एसडीएम, सीओ, एडिशनल एसपी के साथ हम लोग गए थे और जो जरूरी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आवागमन, साफ सफाई, वाटर बैरिकेटिंग, लाइट, दुकान आदि सब सुव्यवस्थित रहे, उसको देखकर निर्देशित करके हम लोग आए हैं। अमरोहा में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने सुदर्शन न्यूज के संवाददाता किशन सैनी से बातचीत में बताया कि जिले के प्रमुख शिव मंदिरों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए विशेष प्लान तैयार किया गया है। बता दें कि ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। वहीं एसपी ने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना फौरन पुलिस को दें। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में महाशिवरात्रि को लेकर क्या तैयारी है, आइए हम जान लेते हैं। एसपी साहब हमारे साथ, एसपी साहब हैं सर। महाशिवरात्रि को लेकर क्या तैयारी है? सभी जनपद वासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के दृष्टिगत सभी प्रमुख स्थान, मंदिरों, जितने भी इम्पोर्टेंट चौराहे, भीड़ वाले क्षेत्र है, वहाँ पे पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है। पीआरवी यूपी 112 के वाहनों का भी डिप्लॉयमेंट किया गया, अगर कोई भी इवेंट प्राप्त हो तो तत्काल उसको रिस्पॉन्स किया जा सके। सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही इस समय जो कांवड़ यात्रा चलती है उसके दृष्टिगत भी पुलिस बल लगाया गया है। ट्रैफिक पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी श्रद्धालुगण या आमजन को कोई भी समस्या ना हो। लगातार पुलिस कार्य कर रही है जो है कुछ संपर्क। क्या ड्रोन कैमरे से भी सर इम्पोर्टेंट एरियाज पे ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी? ये तो हमारे साथ एसपी हमारा मन। संभल में सोशल मीडिया पर धमकी भरे और आपत्तिजनक कमेंट का मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर कल की धाम संभल नामक अकाउंट से विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री गौरव प्रताप का वीडियो पोस्ट की गई थी। वहीं इस पोस्ट पर शारीरिक
शारिक, रहीम तुर्क और सलमान घोशी नामक व्यक्तियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हत्या की धमकी दी। इस पर विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिहादियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तहत जो हमें अच्छा लगेगा उस रणनीति के तहत ऐसे जिहादियों को हम सबक सिखाएंगे। अरे सॉल्व हो गया। आज आपका संभल आना हुआ है, क्या पूरा मामला है और क्या विषय हुआ? तो जानकारी हुई थी कि यहाँ 4 फरवरी को एक जिहादी है सारिक नाम का, उसने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कमेंट लिखे और वो काफ़ी आपत्तिजनक थे। हमारे यहाँ पूर्णकालिक हैं गौरव प्रताप जी, उनका नाम लिख कर के उन्होंने कहा कि गौरव भैया जो आपके हैं उनका हम सर कलम करेंगे, चौराहे पे उनको नंगा करेंगे। ऐसा ये जिहादी बोलते रहते हैं। बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अगर इनके पास ताकत होती तो हमारे सामने आके दिखाएं। अभी जानकारी हुई है उसने संभल ही नहीं, प्रदेश भी छोड़ दिया है जब से हमें पता चला है। तो हम यहाँ संभल में आए थे गौरव जी के पास में। प्रशासन के लोगों से भी बात हुई, पूर्ण विश्वास है प्रशासन तो जो करेगा करेगा ही। पर मैं तो चेतावनी देता हूँ बजरंग दल की तरफ से इस सारिक जैसे जिहादी को कि अगर तुझ में हिम्मत है तो वो संभल ही आकर के दिखा दे। बजरंग दल के नाम से जिहादी पाकिस्तान तक कांपते हैं। ये तो संभल की धरती है। संभल में आज उनको लगता है सरकार, वातावरण, ये सारी चीज़ें, संभल के अंदर बजरंग दल पहले से ही है और आज भी रहेगा, हमेशा रहेगा। और मैं यहाँ के हिंदू समाज को आश्वस्त करता हूँ कि बजरंग दल संभल के अंदर अपना काम करता रहेगा। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। बजरंग दल से लोग घबराते हैं, उनको पता है। अगर वो घबराते नहीं होते तो शहर नहीं छोड़ता। और मुझे जानकारी मिली है उसने अपनी पोस्ट भी डिलीट करी है। अगर हिम्मत है तो सामने आओ ना। तो हम ये चेतावनी देने के लिए आए थे, संभल में जानबूझ के आए ताकि संभल की जनता को पता चले कि बजरंग दल को इस तरीके की बात कहने वाले को क्या सबक सिखाया जाता है। आप सबको मुझे पूरा आश्वासन है अगले 2-4 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। उसके बारे में मुझे पूर्ण विश्वास प्रशासन पर भी है। अदरवाइज तो कोई भी अगर हमें धमकी देने का काम करेगा निश्चित रूप से उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आजमगढ़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां शिक्षा विभाग से जुड़ा मामला उजागर हुआ है। श्री देवानंद संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के कथित अनियमित अनुमोदन के बाद प्रभारी DIOS के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने नगर कोतवाली में तहरीर दी है जिसके आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है। बता दें कि जांच में पाया गया कि अनुमोदन प्रक्रिया नियमों के खिलाफ थी और विभागीय स्तर पर इसे गंभीर अनियमितता माना गया है। क्या प्रकरण है सर? यह प्रकरण थाना कोतवाली नगर का है। श्री नवल किशोर संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल द्वारा थाना कोतवाली नगर में एक तहरीर प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 47/2026 धारा 198, 318
उपधारा 4, 61, उपधारा 2 BNS विरुद्ध श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह, प्रभारी DIS, रिंकी यादव, प्रियंका, अलका त्रिपाठी, विधि चंद्र यादव तथा श्री कृष्ण मिश्रा, प्रबंधक देवानंद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। विवेचना की जा रही है। विवेचना से जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और सर उसमें एक चीज और मेंशन करना है कि जो पिछले साल कुछ स्कूल को ब्लैकलिस्टेड फिरोजाबाद में पुलिस ने 52 लाख की अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर पुलिस ने थाना टुंडला और SOG टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 753 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। शराब की कुल मात्रा 9036 लीटर है। वहीं गिरफ्तार तस्कर मदन लाल ने बताया है कि वह शराब को पंजाब से बिहार बेचता था, जहां शराब बंदी के कारण वह भारी मुनाफा कमाता था। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया है। सर, थाना टुंडला पर आज क्या कार्रवाई हुई? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फिरोजाबाद के निर्देशन में जनपद फिरोजाबाद में अवैध रूप से शराब बेचने वाले तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के क्रम में कल दिनांक 10/2/2026 को आगरा से फिरोजाबाद की तरफ जाने वाले टुंडला के पास थाना टुंडला पुलिस SOG और सरिमलान द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान लगभग 9 बजे के आसपास एक संदिग्ध ट्रक नगला महादेव ग्राम के पास दिखी। उसको रोककर जब चेक किया गया तो उसमें 753 पेटी अवैध रूप से शराब, जो विभिन्न ब्रांड के अंग्रेजी शराब थे, और उसको बरामद किया गया। इसके साथ एक अभियुक्त मदन लाल पुत्र जगदीश, जो थाना रामसर और जनपद बाड़मेर और राजस्थान का रहने वाला था, उसको हिरासत में लेकर जब पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि यह शराब पंजाब से बिहार लेकर जा रहा था। फिलहाल इसमें 753 पेटी जो अवैध शराब थे, उस कुल 9036 लीटर शराब है। इसकी अनुमानित कीमत 92 लाख रुपए है। इसके आधार पे बरामदगी और गिरफ्तार अभियुक्त के आधार पर थाना टुंडला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और कानपुर दक्षिण में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक जमीन पर उतरने वाला बजट है, जिसमें महिला सशक्तिकरण, किसानों के लिए सम्मान निधि और MSME को 10 लाख का लाभ दिया गया है। गौरव भाटिया ने कहा कि बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है सपनों को साकार करना और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार के समय की तुलना में वर्तमान स्थिति को बेहतर बताया। कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी जो गद्दारी भारत के साथ कर रहे हैं, ये भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे पास ऐसा नेता प्रतिपक्ष। कल तक वो कह रहे थे कि मुझे अगर विश्वास करना हो तो मैं जनरल नरवणे पे करूंगा और पेंगुइन हाउस जो पब्लिशिंग हाउस है उस पे नहीं करूंगा। जब जनरल नरवणे ने कह दिया कि ये अप्रकाशित किताब है तो वो पलटी मार गए। एक अप्रकाशित किताब जो राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी है, नियमों को ताक में रख के स्पीकर 5 बार व्यवस्था देते हैं उसको दरकिनार करके, अगर फिर भी वो अपना वक्तव्य रखते हैं तो ये उनका बचकाना और साथ में अपरिपक्वता को दिखाता है। और ये देश से ही गद्दारी है। वो हमारे मंत्री रवनीत बिट्टू जी को गद्दार बुला रहे थे। पूरी देश की जनता आज नकली गांधी परिवार के राहुल गांधी को गद्दार बुला रही है।
रुपीडिया नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने वाहन चोरी गैंग का बड़ा खुलासा किया है। रुपीडिया थाना प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह रावत के अनुसार पुलिस गश्त के दौरान 3 संदिग्ध युवक एक बाइक पर जंगल की तरफ तेजी से भागते नजर आए थे। बता दें कि पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे भागने लगे। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में तीनों ने बताया कि वे नेपाल के रहने वाले हैं और भारत से वाहनों की चोरी कर नेपाल ले जाते थे। वहीं पुलिस ने उनके कब्जे से 10 चोरी की बाइक्स बरामद की, जिनमें से 9 बाइक्स जंगल में छिपाई गई थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर फिलहाल जेल भेज दिया गया है। वाराणसी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक भाई और बहन ने होटल में सुसाइड कर लिया। दोनों हैदराबाद से वाराणसी आकर कैंट स्थित एक होटल में रुके थे। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन घटनास्थल पर डीसीपी गौरव बंसवाल समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे और पुलिस अब सुसाइड की वजह का पता लगाने के लिए जांच कर रही है और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। लास्ट प्रोसीजर होता है एक बार आके लॉक करना से, ओपन नहीं कर सकते हम किसी भी गेस्ट की प्राइवेसी के हिसाब से, या रूम को ओपन नहीं कर सकते हैं। तो फिर लॉक करने पे भी इन्होंने ओपन नहीं किया, तो हमने जो भी निकटतम हमारे चौकी प्रभारी हैं उनको हमने कॉल किया और बाकी की कार्रवाई अभी तक पुलिस आपके सामने। टूरिस्ट थे, हस्बैंड वाइफ थे। ये इनके आधार कार्ड से तो ऐसा लग रहा है कि दोनों का फादर नेम सेम है, तो ये भाई बहन नहीं होंगे। अब आगे जो भी पुष्टि है, रिलेशन तो उस पे आधार पे लिखा होता है। नहीं, आईडी के हिसाब से तो ये भाई है। बुधवार को नवनिर्मित सिद्धिविनायक होटल में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद होटल के अंदर धुआं भरने से 3 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। वहीं रुक्मणी बिहार क्षेत्र में यह हादसा हुआ, जिसमें कई लोग अंदर फंस गए। दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास जारी है। वहीं आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत क्रेन की मदद से फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। प्रशासन ने इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया है। और क्या रहा पूरा मामला? वृंदावन के रुक्मणी विहार क्षेत्र में, जो यहाँ का सबसे पॉश इलाका है, आज एक होटल सिद्धिविनायक होटल का जो 24 कमरे का है, आज उसके उद्घाटन का फंक्शन हो रहा था और ये जो मालिक हैं इनके पूरे रिश्तेदार नातेदार यहाँ इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान प्रथम दृष्टया लगता है कि शॉर्ट सर्किट से होटल में आग लगी थी और जिसमें करीब 12-13 लोग फंस गए थे, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थीं, आदमी भी थे। श्री बांके बिहारी जी की कृपा रही है कि सारे लोग सकुशल बचा लिए गए हैं। फायर ब्रिगेड ने और हमारे पुलिस के जवान और अधिकारियों ने बहुत ही मेहनत करके तत्परता से इसको आग पे काबू पाया और सारे लोगों को सकुशल बचाया है और बहुत बड़ी अनहोनी से घटना होने से रह गई है। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। इसका पूरा जांच कराएंगे कि इनके पास सारी एनओसीज थी कि नहीं थी, जो जहां जितने भी, चाहे वो फायर ब्रिगेड की रही हो, प्राधिकरण की रही हो या फूड डिपार्टमेंट की रही हो, एनओसी रही हैं नहीं रही हैं, कोई अनियमितता तो नहीं रही है, ये सारी जांच कराएंगे। पहला हमारा जो जरूरी कदम था कि सारा रेस्क्यू ऑपरेशन हो। अभी भी देखिए आग बुझाने की कार्रवाई की जा रही है और होटल देखा, आप स्वयं भी देख रहे हैं, पूरी तरीके से जल गया है। तो प्रभु की कृपा रही कि सारे लोग सकुशल बच गए हैं। 2 बच्चे बता रहे हैं, एक बच्चा झुलसा हुआ है बट वो भी खतरे से बाहर है। एक बच्ची के बारे में बता रहे थे, वो उसको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, वो भी ठीक है। एक लेडी है, उन्हें भी हल्की चोट है, वो भी खतरे से बाहर है। तो जो 2 बच्चे और एक महिला जिसको बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा उनको हल्का सा झुलसे हैं या घायल हुए हैं। कानपुर के मठ परमठ स्थित बाबा आनंदेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंदिर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने सफाई, प्रकाश और बैरिकेडिंग को लेकर सख्त निर्देश दिए। श्रद्धालुओं के लिए पुरुष और महिला के अलग अलग कतारें होंगी। वहीं पार्किंग, पेयजल और
अस्थायी शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और कंट्रोल रूम भी सक्रिय रहेगा। वहीं जिलाधिकारी ने सभी प्रमुख शिवालयों में तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 15 में चूंकि महाशिवरात्रि का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है आनंदेश्वर धाम परमठ बाबा के पास में, इसके क्रम में हमारे पुलिस अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी और हमारे अन्य साथी अधिकारियों ने इसका भ्रमण किया है और जो यहाँ पर व्यवस्थाएं उपयुक्त चाहिए श्रद्धालुओं के लिए, तेजी से यहाँ दर्शन कराने के लिए और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसी प्रकार से लोगों को, माताओं बहनों को समस्या के लिए हम लोगों ने मंथन किया है बाबा जी के साथ में भी। तो महाकाल बाबा जी हमारे हैं और उनके सुझाव और पब्लिक से जो सुझाव हैं, जो हमारे पार्षद उनके सुझाव हैं, उनको सम्मिलित करके हमारा प्रयास होगा कि लोगों को हम लोग बेहतर सुविधाएं दें ताकि लोग अच्छे भाव से आए और अच्छा प्रसन्न भाव से यहाँ से जाए। आगामी 14/15 में चूंकि महाशिवरात्रि का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है आनंदेश्वर धाम परमठ बाबा। कानपुर में कोरिन कफ सिरप तस्करी मामले में वाराणसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी विनोद अग्रवाल की 222 वर्ग मीटर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। ये संपत्ति ग्वालटोली थाना क्षेत्र के गोपाल बिहार सोसाइटी में स्थित है। पुलिस ने अनाउंसमेंट कर लोगों को जानकारी दी कि अब इस संपत्ति की खरीद नहीं की जाएगी। वहीं वाराणसी पुलिस ने कानपुर पुलिस के सहयोग से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार विनोद अग्रवाल की कानपुर में कुल 5 संपत्तियां हैं जिन पर फ्रीज की कार्रवाई की जा रही है। जी देखिए, जो भी प्रदेश भर में कोडीन युक्त सिरप की तस्करी को लेकर मुकदमे लिखे गए हैं, उसी क्रम में थाना सारनाथ कमिश्नर वाराणसी पे भी एक 623/25 मुकदमा लिखा गया है, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर ने ये शिकायत की थी कि कुछ फर्जी फर्म्स जो सारनाथ, इलाहाबाद, जैसे इलाहाबाद में MK हेल्थ केयर या सारनाथ में PD फर्म के द्वारा उनके माध्यम के थ्रू कोडीन युक्त कफ सिरप जैसे फेंसिडिल हो गई या एस्कप हो गया, उनकी तस्करी की जा रही है। इसी के जांच के क्रम में जब पता चला, जब इनके अकाउंट्स को खंगाला गया, इनके बुक्स को चेक किया गया, तो इन फर्जी फर्मों में अग्रवाल ब्रदर्स जो कानपुर की हैं, जो विनोद अग्रवाल द्वारा ओन की जाती है, इस फर्म ने भी इन फर्जी फर्मों में काफ़ी भारी मात्रा के बॉटल्स में एस्कप कफ सिरप की बिलिंग की गई है। जब इनकी फिजिकल डिलीवरी को चेक किया गया, वेरीफाई किया, तो ऐसी कोई भी बॉटल इन फर्मों तक आना पाया नहीं गया। इसका मतलब ये था ये डाइवर्जन जो इलीगल डाइवर्जन किया जा रहा था इन बॉटल्स का। ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि इन शेल कंपनीज़ के थ्रू जो भी पैसा इस डाइवर्जन के थ्रू अर्जित किया जा रहा था, काला धन, वो इन शेल कंपनीज के थ्रू मनी लॉन्डर करते हुए वापस अग्रवाल ब्रदर्स के अकाउंट्स में आ रहा था, क्योंकि भारी मात्रा में जो अकाउंट अनअकाउंटेड था, जिसका कोई सोर्स पता नहीं लग पा रहा था। इसी क्रम में करते हुए हमने 68F एक धारा है NDPS की, उसके तहत कार्रवाई करते हुए विनोद अग्रवाल और उनके परिजनों की 5 संपत्तियाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रीज करी गई है और एक अकाउंट है ICICI बैंक का, जिसमें 37 लाख रुपए को फ्रीज किया गया। कुल मिला के करीब 5.25 करोड़ की संपत्तियां इनकी फ्रीज की जा रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम और थाना कौशाम्बी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने सरोवर पार्टिको होटल में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जहां 11 महिलाओं को अनैतिक देह व्यापार से मुक्त कराया गया। इस दौरान होटल के 3 अभियुक्तों, जिनमें संचालक और मैनेजर शामिल थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से अवैध मादक पदार्थ और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। यह ऑपरेशन क्षेत्र में पुलिस की सख्ती और सुरक्षा के प्रयासों को दर्शाता है। ललितपुर जनपद में विकास और रोजगार को एक नई दिशा देने के लिए उत्तर भारत का पहला बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है। मेहरोनी तहसील के सेदपुर में 1472 एकड़ भूमि पर बने इस पार्क का प्रथम चरण 352 एकड़ क्षेत्र में डेवलप किया जा रहा है और इसमें 4 कंपनियों को भूमि आवंटन किया गया है। इस पार्क के बन जाने से ललितपुर में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश के अनुसार पहले चरण का काम अक्टूबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। वहीं इस फार्मा पार्क से बुंदेलखंड क्षेत्र, खासतौर पर ललितपुर में बड़ी उम्मीदें जुड़ी है। जनपद में बल्क पार्क बनना है, फार्मा पार्क, क्या प्रगति है और किस तरह से डेवलप कर रहे हैं? बल्क ड्रग फार्मा पार्क एक बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है यूपी गवर्नमेंट की और ललितपुर और बुंदेलखंड में रोजगार के नए आयाम इसमें पैदा होंगे। टोटल ये 1472 एकड़ का पूरा फार्मा पार्क बनेगा, जिसमें पहले चरण में 352 एकड़ का डेवलपमेंट किया जा रहा है। जो
देवरिया जिले के बरहज में सरयू नदी पर बन रहे मोहन सेतु का निर्माण अब तेजी से पूरा होने की ओर बढ़ रहा है। पूर्व राज्यसभा सदस्य कनक लता सिंह ने सुदर्शन न्यूज से विशेष बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने पुल को 2047 तक पूर्ण करने की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने आवश्यक निर्देश दिए। इस पुल से देवरिया और बरहज का मऊ समेत अन्य क्षेत्रों से सीधा मार्ग जुड़ जाएगा, वहीं जिससे यात्रा आसान होगी। पुल के निर्माण से व्यापार और यातायात को भी नई दिशा मिलेगी। 2027 तक मोहन सेतु पूर्ण होने की संभावना है, यहाँ तक इनका कहना है। देवरिया से गौरी शंकर जायसवाल, सुदर्शन। जो मैं पुल के विषय में आपको बताना चाहती हूँ कि अभी जो पीपा का पुल बना है उसी से लगा हुआ नदी बहुत आगे बढ़ गई है, और यदि ये इस साल नहीं बनता तो अगले बरसात में और आगे बढ़ जाएगी। एक टीम आई थी, उन्होंने ये देखा, उसकी जांच पड़ताल किया तो 4 पावा वो मतलब अधिक है और 10 पहले का बचा हुआ है, तो 12-13 पावे में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि ये पुल किसी तरह कंप्लीट हो जाए, ये मेरी सोच थी कि जनता के हित के लिए ही हम लोग हैं। यदि हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो मेरा कर्तव्य भी बनता है कि उनके दुख को, उनकी समस्याओं को दूर करना। इसी भावना से और माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कलम से, चूंकि उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हीं से अनुरोध करने पर ही ये कंप्लीट होगा। इस भावना से मैं उनके पास गई और मुझे खुशी हुई इस बात को कहने की कि ये पुल बनेगा और 2027 में ये बन। हमारे साथ बात करने के लिए इसमें राज्यसभा के पूर्व सांसद कनक लता सिंह जी हैं। इनसे मोहन सेतु पे बात करनी है। मैडम, मोहन सेतु का जो काम चल रहा है इसमें रुका हुआ है, आगे में ऐसा क्या ये है कि काम रुका हुआ है? देखिए, ऐसा है कि 10 सालों से काम रुका हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी। मैं 200 करोड़ का पुल स्वीकृत करा के यहाँ लाई थी, क्योंकि ये पुल बनना बहुत जरूरी था, बहुत आवश्यकता थी आम जनता की। लेकिन 10 सालों से पुल बन नहीं पाया था और बड़ी ही डिमांड थी जनता की। सब लोग मऊ से और पूरे हमारे इलाके से, बरहज से सब लोग कहते थे कि दीदी ये पुल कब बनेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई, मैंने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने इसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ये पुल बहुत जल्दी बनेगा और 27 तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। मैं इसके बाद प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी के पास गई। हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और ये पुल बहुत आवश्यक है, किसी तरह इसको बनवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री जी कहे हैं तो ये पुल निश्चित बनेगा। मैं कल जिलाधिकारी महोदय से मिली और मैंने उनसे कहा तो उन्होंने बताया कि आपके मिलने के बाद मैं भी इस पर बहुत प्रयास की हूँ और ये पुल बनेगा। तो PWD यानी ये आपका सेतु निगम ने तो मना कर दिया, लेकिन PWD इसको तैयार हो गया बनाने के लिए और इसका पूरा एस्टीमेट तैयार हो गया है। अब ये जाएगा और वहाँ से पास होके आएगा और फिर ये पुल बनना शुरू हो जाएगा। कब तक बनने की संभावना है? 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। गंजबासौदा में नायरा पेट्रोल पंप के पास एक युवक के साथ 4 आरोपियों ने बीच रास्ते पर मारपीट की और धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक की उपचार के दौरान विदिशा के मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों और रिश्तेदारों ने जयस्तंभ चौराहा पर चक्का जाम कर दिया। एसडीओपी शिखा बलावी और पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर जाम खुलवाया और आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गई है। रात में एक घटना हुई थी। प्रकाश शर्मा और गौरव यादव दोनों दोस्त थे जो वापस आ रहे थे और इनका रास्ते में किसी से झगड़ा हुआ। ये लोग 4 लोग थे जैसा उनका कहना है, और इन लोगों ने उन लोगों को रास्ते में रोककर नायरा पेट्रोल पंप के पास मारपीट करी और मारपीट में एक उनमें से जो आरोपी था रमन और अनुज उर्फ आयुष दागी, इसने चाकू से गौरव यादव के सीने में और पैर पे वार किया, जिससे उसको गंभीर चोट आई और इसको विदिशा रेफर किया गया
जो घटना थी उसकी FIR शहर थाने में दर्ज की गई थी। इसके बाद सुबह जो घायल था उसकी मृत्यु हो गई। इससे अभी उसका मर्ग कायम कर लिया गया है और आगे विवेचना जारी है। आरोपियों की भी पकड़ करने में 4 टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही इनकी आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी। लगभग आरोपी हैं और जिनमें से अभी कुछ अन्य हैं जिनको दोस्त पहचानता नहीं था। तो हमारे बड़े साले के पास, सौरभ के पास, उसके किसी फ्रेंड का रात में झगड़ा हो गया है और 4 से 5 लोग थे जो गौरव को चाकू मारा, हार्ट में लगी है। और फिर जब हमने सुबह 4-1 बजे विदिशा पहुँचे, वहाँ जानकारी लगी कि वो ख़त्म हो गया। और जो स्पॉट पे लेके आया था, जो उसका फ्रेंड था, वो यहीं पे है। वही वहाँ से स्पॉट से लेके आया था थाने तक, थाने से विदिशा भी लेके गया था। अभी आप लोगों ने चक्का जाम किया? ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई और 5 लोग थे जिसमें 3 नाम दर्ज हैं FIR में, 2 अन्य में है। तो वो अन्य में क्यों हैं? जब मालूम है कि ये व्यक्ति हैं तो फिर 5 पे FIR हो ना। नाम कौन कौन से हैं? 2 थे, एक डांगी है, एक मोमडन है, 2 और हैं। दूसरी बात, हम चाह रहे कि 164 के बयान हो। जिस लड़के, उसका फ्रेंड था जिसके चक्कर में ये झगड़ा हुआ, वो यहाँ पे है और ये गया था सिर्फ उसके हाथ में, ये ख़त्म हो गया। तो 164 के बयान पुलिस कराए मजिस्ट्रेट साहब के सामने। हमारी ये है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां शासकीय माध्यमिक विद्यालय खजुरिया में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाती नजर आ रही है। बच्चों का कहना है कि शौचालय की सुविधा होने के बावजूद शिक्षक उन्हें बाहर भेजते हैं और समय पर कक्षा में भी उपस्थित नहीं रहते। इसके चलते बच्चे बिना मार्गदर्शन के स्कूल परिसर और गेट के बाहर घूमते हैं। इससे न केवल उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि अनुशासन की व्यवस्था भी कमजोर हो रही है। जिम्मेदार अधिकारी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये देखना होगा कि विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है। रूम अंदर नहीं बना है? बना है? रुक जाओ। तो बाहर क्यों जाते हो बेटा? नहीं खुलता है। नहीं खुलता है? और तो क्या बोलते हैं टीचर, क्या बोलते हैं? नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा? हाँ। तो बोलते हैं बाहर जाओ? हाँ। कौन टीचर बोलते हैं? सब टीचर। नागपुर जिले के रामटेक थाना क्षेत्र के अंबाला तालाब में तैरने गए 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय गोताखोरों और पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयास से लगभग 20 घंटे बाद मृतक का शव तालाब से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार कुही तहसील के हरदोली गांव निवासी देवीदास कारामोरे तालाब में तैरने के लिए गए थे, लेकिन वह डूब गए। शव को निकालने के लिए पुलिस और गोताखोरों ने मिलकर लंबी मशक्कत की। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। गावातील एक अज्ञात व्यक्ती अंबाळा श्री क्षेत्र अंबाळा तलाव येथे काही नातेवाईकांसोबत आलेला होता। तो काल पोहण्याकरिता या अंबाळा तलावामध्ये त्यांनी उडी घेतली आणि पोहासाठी त्यांनी प्रयत्न केला। ह्या अर्ध्या तलावामध्ये जाऊन तो बुडून गेला आणि अशा घटना किती घडेल या आपल्या अंबाळा क्षेत्रात, अंबाळा तलावात, अशा प्रशासनाला मी विनंती करील की या जो अंबाळा तलावाच्या साईडनी रेलिंगची व्यवस्था आणि सूचना फलक आणि एखादी गार्ड असला ती ही जीवहानी आपल्याला रोखता येईल। अशा भरपूर घटना या अंबाळा परिसरात घडलेल्या आहेत, तरी प्रशासनाला याची जाणीव असून सुद्धा आपण काही करत नाही। याच्या आपल्याला प्रशासनाने याची गांभीर्य दखल घेऊन इथे CCTV कॅमेराही लावण्यात यावा आणि त्यानंतर इथे एक गार्ड, इथे एक कंट्रोल रूम असणं आवश्यक आहे। आणि रेलिंग तर आहेच, रेलिंग, त्याच्यानंतर इथे सूचना फलक, त्या सूचना फलक असल्या कारणाने गार्ड असल्या कारणाने अशा जीवहानी आपल्याला
वाचवता येईल अशी प्रशासनाने दखल घेऊन लवकरात लवकर तात्काळ ही व्यवस्था करून द्यावी इतकीच या माध्यमातून विनंती करतो। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन स्थित मरून इंडस्ट्रीज में हुए विस्फोट ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है। फैक्ट्री में 10 टन वजनी बॉयलर का हिस्सा हवा में उछलकर पंचायत समिति में जा गिरा। इस विस्फोट से आसपास के इलाके में भारी तबाही मच गई और एसडीएम कार्यालय की दीवारें ढह गई। वहीं फैक्ट्री में प्रतिबंधित रसायनों का उत्पादन होने की संभावना है, जिनमें नाइट्रोवेजिन जैसे खतरनाक केमिकल से शामिल है, जिनकी भारत सरकार ने पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। वहीं पुलिस ने प्लांट मालिक मोहम्मद उर्फ साजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अभी तक फैक्ट्री डायरेक्टर नफीसा सलीम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या प्रशासन इन मौत के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या फिर लापरवाही की फाइलें दबी रहेंगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ये ब्लास्ट की वजह से सोमवार रात को किया। इसी के पास में ये कबाड़ की दुकान है, यहाँ पर 20-25 लोग काम करते हैं और जब वो धमाका हुआ था उस वक्त ये यहाँ पर ही मौजूद थे। इनसे बात करते हैं, इनके मालिकों के जिस दिन धमाका हुआ उस दिन क्या स्थिति थी? ये सर ये थी एकदम ब्लास्ट हुआ, पता नहीं आदमी काम कर रहे थे। काम मैं आया था 10 बजे यहाँ पे, मैंने उनको बोला काम बंद करो अभी खाना खा लो। खाना खाते छुट्टी कर दी थी, सो गए थे, बैठ के सो गए थे। एक आज 2 आदमी यहाँ सो रहे थे, उनके ऊपर कांच के टुकड़े गिरे, उनके ये दीवार में दरार आ गई या माल जल गया। यानी बात करें तो इस धमाके की वजह से कितना नुकसान हुआ आपको? मिनिमम 10 लाख रुपए। 10 लाख 10 से 12 लाख 10 से लाख के लोगों का आपको नुकसान हुआ है। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री कितने समय से चल रही थी? ये सर 3-4 साल से बंद थी। मैं जब से आया हूँ जब से बंद थी। अभी 5-6 दिन से स्टार्ट हुआ है काम यहाँ पे। और इसमें कोई ऑपरेटर था, गलती इसमें सेट की है सबसे, कोई ऑपरेटर नहीं था इसमें। और उसके अलावा भी कोई मैनेजमेंट नहीं था फैक्ट्री का। कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई मतलब नहीं, सेट भी कभी आया नहीं इस फैक्ट्री में। यानी जिस दिन हादसा हुआ लोग बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे कुछ कर्मचारी थे वो भाग गए थे। हाँ 10 बजे सर, 10 बजे वो निकल गए, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया उन्होंने। यानी कपासन क्षेत्र में मेरून इंडस्ट्री में जिस तरीके से जो सोमवार रात को धमाका हुआ था, उस धमाके से जो बॉयलर का एक टुकड़ा है वो ये यहाँ आके गिरा है। और यहाँ जो पंचायत समिति में रहते हैं उनसे हम पूछते हैं कि उस दिन हादसा हुआ था, उस दिन आप यही थे, किस तरीके का माहौल था? जी उस दिन मैं यही था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत योगी है और मैं यहाँ 4 नंबर क्वार्टर में रहता हूँ पीछे। और ये धमाका हुआ उस टाइम में पीछे ही था किचन में। मैं किचन में बर्तन साफ करके बाहर निकल रहा था। 11:15 या 16 मिनट हो रहे थे मेरे हिसाब से। और एकदम से आग लगी, पहले ब्लास्ट हुआ ये और आग लगी जो इतनी ऊपर आग गई कि मेरे को ऐसा लगा कि क्वार्टर पे आ जाएगी। उसके बाद में 2 ब्लास्ट और हुए, तब तक हम बाहर निकल गए थे क्वार्टर से, क्योंकि क्वार्टर पूरे हिल गए थे और ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया होगा। पूरे हिल गए थे क्वार्टर, ऐसा लगा जैसे गिर भी सकते हैं। तो उस वजह से हम फिर बाहर निकल गए थे। फिर सब इकट्ठा हो गया, हम वीडियो साहब और हम सब वहाँ पे आए और फिर वहां से देखा लगभग 2 घंटे तक आग लगी। उसके बाद में फिर वो सारी गाड़ियां वगैरह आई, सब आए, उसके बाद में फिर आग बुझी। ये जो टुकड़ा पड़ा हुआ बॉयलर का, ये कितने टन का होगा लगभग? इसका समथिंग अनुमानित लागत इसका अनुमान 5-10 टन के लगभग इसका रेट है। यानी ये यहाँ से जो मेरून इंडस्ट्री जो यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है, वो इतना भारी टुकड़ा यहाँ तक आके गिरा है। जी इसका इतना जोरदार से ब्लास्टिंग हुआ था तो उसके एंगले भी कुछ पंचायत समिति परिसर में गिरी और कुछ क्षतिग्रस्त पंचायत समिति में और तहसील कार्यालय में इसकी दीवार का भी टूटा हुआ है। यानी सरकारी विभाग के जो ऑफिस है उनपे भी काफी नुकसान जी काफी नुकसान हुआ। हमें तो यूँ लग रहा है पंचायत समिति में स्टाफ कमरों में दीवारें आ चुकी है। और ब्लास्ट था कि मेरा मकान 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे भी रात को 11 बजे खिड़की और दरवाजे में इतने कंपन हुआ था जैसे कि भूकंप आया हुआ। फिर सुबह पता पड़ा कि ऐसे घटना हो चुकी है। अब ये देखिए इस तरीके से 5 टन का ये टुकड़ा जो है वो वहां से धमाके के साथ उड़ के आया और यहाँ आकर गिरा। यहाँ लोग रहते भी, पंचायत समिति के क्वार्टर भी बने हुए। अब ये 500 मीटर की दूरी के बावजूद भी ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को परमिशन कैसे मिली? क्योंकि इसी के पास में जो पंचायत समिति में जो काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी है
वो यहीं रहते हैं। तो इस इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि भाई इसमें नियमों को ताक में रख के इस इंडस्ट्री को परमिशन दी गई थी, क्योंकि इस तरीके की इंडस्ट्री शहर या रिहायशी एरिया से करीबन 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर इतनी पास होना भी एक सवाल उठाता है प्रशासन की कार्य से। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र में लिको इंडस्ट्री एरिया में जिस तरीके से जोरदार जो ब्लास्ट हुआ था केमिकल फैक्ट्री में, उस जगह पर आज हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ मेरे सामने पीछे की तरफ जिस तरीके से ये मलबा बिखरा हुआ है, ये पुराने जो बॉयलर के टुकड़े हैं वो सारे टुकड़े यहाँ बिखरे हुए हैं। अभी हम यहाँ ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं किस तरीके से ये फैक्ट्री नियमों को ताक में रखकर चलाई जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसकी जांच की गई तो इसमें सामने आया कि पाकिस्तानी महिला नफीसा के नाम से ये मेहरून इंडस्ट्री के नाम से ये जो फैक्ट्री है वो संचालित की जा रही थी। और इस फैक्ट्री में यानी इस फैक्ट्री का संचालन जो है वो एक पाकिस्तानी महिला द्वारा किया जा रहा था। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो इसकी जो सलीम है, इस माली यानी इसकी पत्नी जो सलीम की पत्नी है, ये सलीम इसको पाकिस्तान से शादी करके लाया था। इसकी जो दूसरी पत्नी है न्यू क्रोज मार्केट निवासी, उसको इसने बिना तलाक दिए ही छोड़ दिया था। उसके बाद से इनके विवाह चल रहा था। इसकी जो लड़की इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी ने भारतीय दूतावास और पाकिस्तान दूतावास तक इसकी शिकायत की है कि ये महिला पाकिस्तानी है, इसकी नागरिकता की जांच की जाए। लेकिन चित्तौड़गढ़ की स्थानीय पुलिस और जो प्रशासन है वो बिल्कुल सोया रहा और आज ये इतना बड़ा हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि यहाँ जो हादसा धमाका हुआ, उस धमाके से यहाँ के जो लोहे के जो इंस्ट्रूमेंट थे, बॉयलर के टुकड़े थे, वो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरे। और अब जांच में सामने आया है कि यहाँ जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने इसकी मालिक जो मेहरून है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करके सलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जबकि मालिक जो है वो नफीसा है, तो नफीसा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। लेकिन पुलिस अभी जो मालिक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी इंडस्ट्री लगती है उसके लिए पर्यावरण विभाग और अन्य जो विभाग होते हैं उनकी स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ हम देखें तो कागजों में तो सारी स्वीकृति मिली हुई है, और जब हम उन्हें पर्यावरण अधिकारी से, क्षेत्रीय अधिकारी से बात की इस मामले में, तो उन्होंने कहा कि ये फैक्ट्री पिछले 3 सालों से बंद पड़ी हुई है। 2018-19 में इसने स्वीकृति ली थी और उसके बाद से ये फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। 5 साल में एक बार स्वीकृति ली जाती है। यानी अब विभाग के जो आंकड़े हैं या विभाग की जो जांच है, जिस तरह की जांच है, उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 5 साल से ये फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी और अचानक चल रही है। यहाँ जो पास में जो कबाड़ी की दुकान जो गोदाम है, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर पिछले कई समय से फैक्ट्री तो बंद है, लेकिन कर्मचारी 3 से 4 कर्मचारी हमेशा आया करते थे और यहाँ पर काम चला करता था। लेकिन और उसके बावजूद यहाँ काम चलता था। सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ लगे हुए गेट के ऊपर। अभी हम जो खड़े हैं वो ये इस फैक्ट्री जो मेहरून इंडस्ट्री है उसका पीछे का क्षेत्र है। अब आप देखिए, ये लोहे की सलाखें हैं, लोहे की जो पाइपें हैं, और वो जो बॉयलर से जुड़ी हुई थी वो बॉयलर का ऊपर का टुकड़ा है जो वो बॉयलर का पड़ा हुआ है। यहाँ से एक टुकड़ा निकल के पंचायत समिति जो यहाँ से करीबन ये यानी जो नफीसा है मेहरून इंडस्ट्रीज की मालिक, ये पाकिस्तानी है। ये इस फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या जो धन है या पैसा है वो कहाँ से आया था, कहाँ से मैनेज होता था, इसकी भी जांच एजेंसियों द्वारा जिसकी जांच करना भी जरूरी है। अब देखना होगा कि क्या ये सब जांच एजेंसियां ईमानदारी से अपने जांच करके और रिपोर्ट पेश करती है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो पाती है, या इसी तरीके से ये ऐसी फैक्ट्रियां चलती रहेगी। सूत्रों की जानकारी के अनुसार सामने आया कि चित्तौड़गढ़ में और भी सलीम की पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टीज है और केमिकल फैक्ट्री भी है, लेकिन क्या उनकी भी जांच हो पाएगी, ये अब आने वाले समय में बताएं। मैं सुदर्शन न्यूज चैनल से चित्तौड़गढ़ से श्याम वैष्णव। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन रिको एरिया में मेहरून इंडस्ट्रीज नाम की केमिकल फैक्ट्री थी जो पिछले कई समय से बंद पड़ी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों से उसको चालू किया गया था। और यहाँ पर अब जो धमाका हुआ, उस धमाके के बाद में बॉयलर
विभाग की टीम भी यहाँ मौके पर पहुंची है। उन्होंने भी खामियां बताई है कि यहाँ पर टेक्निकल खामियां थी, उसकी वजह से यह हादसा हुआ है। और जांच में अब सामने धीरे धीरे जैसे जैसे परतें खुल रही है वैसे वैसे सामने आया है कि ये जो फैक्ट्री है वो पाकिस्तानी महिला के नाम पर है और इसकी फैक्ट्री के लिए फंडिंग कहाँ से आती थी, इसकी भी जांच करने की आवश्यकता है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या इस पर जांच हो पाती है या लीपापोती करके इस मामले को दबा दिया जाता है। अभी जिस तरीके से ये मौके पर ग्राउंड जीरो पर हम खड़े हैं और ये यहाँ की स्थिति जो सामने नजर आ रही है ये बड़ी भयावह है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, यहाँ की जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये भी पूरा खराब होया हुआ है। लोहे के जो ये बॉयलर बने हुए हैं इन पे भी जंग लगा हुआ है। उसके बावजूद भी आखिर जो विभाग, संबंधित विभाग है, भले वो प्रदूषण विभाग हो या बॉयलर विभाग हो, फैक्ट्री एंड बॉयलर विभाग हो, इन सब विभागों ने आखिर इसको एनओसी किस आधार पर दी थी, क्या इसकी जांच हुई थी, मौके पर पहुंचा था या नहीं पहुंचा था, और अगर अधिकारी मौके पर पहुंचा था तो क्या उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हो पाएगी। सुदर्शन न्यूज के लिए मैं चित्तौड़गढ़ से श्याम वैष्णव। ग्राउंड फ्लोर पर है और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसकी ईंट पत्थर और ये सीमेंट के चद्दर ये धरातल पर पड़े हुए हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर ये जो चिलर बीम बना हुआ था वो बीम भी धराशायी हो गया है। और इसके यानी अब यहाँ जो ये इन्होंने ऊपर बना रखा है, अब ये बड़ी बड़ी एंगलें हैं, ये फैक्ट्री का स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वो स्ट्रक्चर पूरा तरीके से धराशायी हो चुका है। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन इस पर कार्रवाई कर पाता। ये फैक्ट्री आखिर किस तरीके से चल रही थी, कितनी यूनिवर्सिटी से चल रही थी, ये अब जांच का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक ने यहाँ जांच शुरू की है उससे तो ये लगता है कि जबकि ये जो फैक्ट्री है वो पाकिस्तानी महिला नफीसा पत्नी खलीद के नाम से है, मेहरूम यूनिवर्सिटी के नाम से है। और इसकी शिकायत कई बार इसकी जो पूर्व पत्नी है उसने भारतीय दूतावास तक की है, लेकिन उसके बाद शिकायत करने के बावजूद भी उसने शिकायत की थी, प्रदूषण को लेकर भी शिकायत की थी कि यहाँ पे केमिकल यूज किया जा रहा है, यहाँ पे केमिकल बन रहा है, इससे जीव जंतुओं को भी नुकसान होगा। लेकिन उस पर प्रदूषण विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की और इनको एनओसी दे दी। पिछले 4 साल से इनको एनओसी दे रखी है, जबकि ये इतनी खराब स्थिति में था। क्या अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ वेरिफिकेशन किया था, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने वेरिफिकेशन किया, क्योंकि ये जिस तरीके के पिलर है बिल्कुल पिलर खराब हो रहे हैं। ये जो यहाँ जो बॉयलर के टुकड़े पड़े हुए हैं, जंग पड़े हुए हैं, ये सारे जंग होने हुए हैं। और यहाँ से जो धमाका हुआ था, ये सोमवार की रात को जो धमाका हुआ था, इस धमाके के लिए सामने मेरे सामने हुआ ये बॉयलर है, इसका 5 टन का टुकड़ा जो है यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर पंचायत समिति में जाकर गिरा। और देर रात को जो धमाका हुआ था उस धमाके के कारण यहाँ ये मेरे पीछे की साइड में जो कबाड़ की गोदाम है, इस गोदाम के में भी जो रहने वाले लोग हैं वो बाहर हुए हुए थे, उनकी मुंह पर भी क्योंकि उन्होंने कंबल हो रखा था, गनीमत नहीं रही, तो उनकी आंखों पर भी कांच के टुकड़े, जो कि ये जो ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है इसके ऊपर कमरे बने हुए, उसमें दरवाजों पे खिड़कियों के कांच लगे हुए, वो कांच यहाँ से उनके, और ये मेरे पीछे जो सामने जो गोदाम है, इस गोदाम में जो रह रहे हैं उन लोगों के ऊपर जाके गिरी। अब गनीमत ये रही कि इस हादसे के कारण किसी की जनहानि नहीं हुई, लेकिन अब पुलिस विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है, विभाग इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, या जिन 2 अधिकारियों ने यहाँ एनओसी दी है, भले वो फैक्ट्री बॉयलर विभाग हो या पर्यावरण विभाग हो, जिन्होंने भी जो भी संबंधित है, जो इंडस्ट्री से संबंधित जो होते हैं उन दस्तावेजों की जो पूर्ति करते हैं, उन विभागों के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या जांच हो पाएगी, क्या ये भी जांच हो पाएगी क्या ये जो नफीसा है ये पाकिस्तानी महिला है और वो यहाँ से, और वो सबसे बड़ी बात वो गृहिणी है, उसके पास आय का कोई साधन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस फैक्ट्री को चलाने के लिए वो यहाँ पर जिस तरीके के केमिकल जो प्रतिबंध है उन केमिकल को बनाए जा रहे थे। और इससे पहले भी कई बार मीडिया में इसकी शिकायत हुई थी, तो उस समय तो इस फैक्ट्री को बंद कर दिया था, लेकिन वापस ऊंचे रसूखों के चलते या राजनेताओं अधिकारियों की अनदेखी के चलते, क्योंकि अधिकारी आते चले जाते 2 साल 3 साल, लेकिन दर ये फैक्ट्री चलती रही और इससे अब ये बड़ा हादसा हुआ है। क्या इससे प्रशासन संज्ञान लेगा या इसी तरीके से और हादसे होते रहेंगे? मैं श्याम वैष्णव, सुदर्शन न्यूज के लिए
चित्तौड़गढ़ से। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।